फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सिमी में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे नए वीडियो की, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए साइंस NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, जो कि हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी नज़दीक का संबंध रखता है। हमने ज़िंदगी में जीवन में कभी ना कभी इन सब पृथक्करण की चीज़ों से हमारा सामना तो हुआ ही होगा। ज़्यादा नहीं तो देखिए, चित्र में 5.1 में दिया हुआ है चाय की पत्तियों को छलनी से छानना। ये तो सबने कभी ना कभी किया ही होगा। तो ये पदार्थ का पृथक्करण ही है एक तरह का। अगले चित्र में दिया हुआ है पोहे या दलिया, जिसमें से हमने मिर्च अलग कर ली है, वो भी पृथक्करण है। थर्ड में दिया हुआ है दही, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालना। पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों से दूध और दही से छाछ या घी, मक्खन जो भी बनाते थे, अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु ये पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करना आसान होता है। लेकिन अगर ये रेत, कंकड़, नमक ये सब हो, छोटे अणुओं को पृथक करना बहुत मुश्किल काम होता है। पृथक्करण के प्रक्रम होते हैं अलग अलग, जो कि इस सारणी में दी हुई है 5.1 में। देखिए, आगे चलते हैं हम और पृथक्करण की विधियों की बात करते हैं। एक है क्रियाकलाप 2 में हस्तचयन के माध्यम से पृथक्करण को दर्शाया गया है। हस्तचयन की इस विधि में का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। इससे अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। यह देखिए, ये यहाँ पर अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन करते हुए चित्र दर्शाया गया है। देखिए, अगली बात करते हैं हम लोग थ्रेशिंग द्वारा भी फसलों में मिट्टी के गट्ठरों को या फिर अन्य जो भी अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। आपने देखा होगा खेत में, खलिहानों में गेहूं और चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले उनको धूप लगाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न के कण लगे होते हैं। खेतों में खड़े सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न के कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान द्वारा ये गट्ठरों को कैसे पृथक करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं? थ्रेशिंग द्वारा। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न के कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेशिंग कहते हैं। याद रखिएगा, हमने दो बारे में पढ़ लिया है, एक हस्तचयन द्वारा अनाज के कणों से कचरा या मिट्टी के पदार्थों को निकालना, और एक थ्रेशिंग द्वारा। देखिए, थ्रेशिंग भी अलग अलग तरह से की जाती है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब थ्रेशिंग मशीनें यूज़ की जाने लगी है। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है किसानों के लिए, थ्रेशिंग मशीन। इनसे टाइम की बचत भी हो जाती है और आसानी से खेत खलिहानों में काम हो जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग निष्पावन की। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करना, किस प्रकार वो ऊपर दिया गया है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी उचित स्थान पर खड़े हो जाइए, मिश्रण को प्लेट या समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट पर समाचार पत्र मिश्रण रखा है उसे पकड़ हवा के कंधों की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और मिश्रण को धीरे धीरे नीचे फिसलने दीजिए। ठीक है, ये निष्पावन की क्रिया कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये देखिए, इसमें हवा की दिशा के विपरीत ये सब हवा की दिशा के साथ जो भूसा होता है वो बाहर निकल जाता है और अनाज के कण नीचे गिर जाते हैं। ये निष्पावन की क्रिया कहलाती है। ये हमारे घर में हमारी माँ, दादी वगैरह सभी लोग करते हैं। जब वो गेहूं का सीज़न आता है, गेहूं साफ करके भरना होता है इकट्ठा करके, तब ये क्रिया की जाती है। ठीक है, अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं चालन की ओर। चालन क्या होता है, ये देखिए इसमें दिया गया है चित्र में। चालन ऐसी क्रिया है जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं आटा छानने में। देखिए, इसके बारे में कुछ दिया गया है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम आटा
डालते हैं इस छन्नी में और छानते हैं, यह चालन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो ऊपर का बड़ा बड़ा आटे का कण होते हैं वो छलनी में ही रह जाते हैं। ये क्रिया कहलाती है चालन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये देखिए, मकान जब बनता है तो चालन द्वारा कंकड़ और पत्थरों को रेत से पृथक कर लिया जाता है, जिससे वो बारीक रेत बचती हैं, उसका इस्तेमाल मकान बनाने में सीमेंट में मिलाकर किया जाता है। ठीक है, फिर ये क्रियाकलाप 5 दिया गया है, जिसके अंतर्गत अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन की क्रिया के बारे में बताया गया है। ये भी एक पृथक्करण की क्रियाएं हैं। ठीक है, देखते हैं हम। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इन अशुद्धियों को कैसे पृथक करें, ये एक भी विधि दे रखी है जिसके माध्यम से हम लोग करते हैं। देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ये अवसादन की क्रिया भी की जाती है जब चने का सीज़न आता है। चने सुखाने के बाद उनमें से मिट्टी के कण निकाले जाने के लिए अवसादन की क्रिया की जाती है। ठीक है, फिर अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अगली में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये इसमें चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये मिट्टी के कण नीचे बैठ गए हैं और ये ऊपर जो जल होता है वो ऊपर से हमने अलग कर लिया है। किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन और निस्तारण द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, ये याद रखने बात है कि किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन निस्तारण द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्य चीज़ों में इनका यूज होता है, अवसादन निस्तारण का। ठीक है, अब हम निस्यंदन यानी कि फिल्टर की बात करते हैं। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, कि आपने सारी पत्ती छन्नी में रह जाती, इस प्रकार की निस्यंदन। ये तो डेली यूज़ का हमारा काम होता है, दैनिक जीवन का, कि निस्यंदन की क्रिया हम सुबह उठते ही चाय बनाते हैं और कर ही लेते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप 5 के बारे में भी दिया हुआ है। यह भी एक निस्यंदन की क्रिया दर्शाई गई है। ये फिल्टर पेपर द्वारा, जो कि केमिस्ट्री लैब्स या फिजिक्स लैब्स में की जाती हैं। लैब्स में काफ़ी उपयोगी होती हैं ये क्रियाएं। देखिए, लैब के लिए बीकर वगैरह, इसको फिल्टर पेपर कहते हैं, जो हाथ से मोड़कर इस प्रकार से बनाकर यहाँ पर छन्नी में छन्नित्र द्वारा छाना जाता है, शंकु के कोण बनाने जाते हैं। ये भी क्रिया निस्यंदन कहलाती है। ये हमने हमारी क्लासेस में काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे 10th 11th 12th या फिर कॉलेज लाइफ में, जब हम प्रैक्टिकल करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। अब हम वाष्पन के बारे में बात करेंगे। इस क्रिया में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की क्रिया दोहराई है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन। समुद्र में जल को नमक पृथक करने के लिए यही क्रिया दोहराई जाती है। बड़े बड़े गड्ढों में जल भर दिया जाता है और जल वाष्पन की क्रिया से भाप में बदलकर आसमान में ऊपर उड़ जाता है और जल जो वाइट कलर का होता है वो नीचे रह जाता है। ये वाष्पन की क्रिया होती है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हम करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप में दर्शाया गया है। ये एक वाष्पन और संघनन की क्रिया है, जिसमें एक धातु की प्लेट ली, जिस पर कुछ बर्फ रखी है। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए और चित्र में दर्शाया गया है उसी प्रकार आप देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ढकी हुई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंदे होकर नीचे गिरने वाली यह जल संघनन द्वारा भाप बना है और जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। तो हमने बात कर ली हस्तचयन की, निष्पादन की, अवसादन की, निस्यंदन की। ठीक है, ये हमने बात की। इसके बाद हमने बात की वाष्पन की, संघनन की। इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। ये क्रियाकलाप द्वारा दर्शाया गया है। ये क्रियाकलाप 8 और क्रियाकलाप 9 में बताया गया है संतृप्त विलयन के बारे में। देखिए, 8 में बताया गया कि संतृप्त विलयन क्या होता है।
इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। किसी जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, ये उसकी संतृप्तता कहलाती है। जितनी मात्रा में वो अपने अंदर जल को घोल सकता है वह एक लिमिट होती है, जिसके बाद वो अपने अंदर जल घोलना बंद कर देता है। यही उस विलयन की संतृप्तता कहलाती है। ठीक है, ये क्रियाकलाप 10 में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे भी संतृप्तता की बात की गई है। प्रयोगशाला में पृथक्करण की विधियों को कैसे किया जाता है, उसकी ये प्रमुख शब्द जो कि हमने पढ़े, मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग और निष्पावन। काफ़ी इंपोर्टेंट वर्ड्स है जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारांश की हम लोग बात करते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से अनेक अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ होती हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक करते हैं, ये हम लोग सभी करते हैं घरों में। भूसा अनाज के बारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। ठीक है, ये सारांश थोड़ा कुछ और बचा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के प्रयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुले सके वह पदार्थ की संतृप्त विलयन होता है। उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब कभी हम पानी में शक्कर घोलते हैं तो आसानी से नहीं घुल पाती, लेकिन जब हम गर्म पानी में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाती है। इस प्रकार गर्म विलयन में कोई भी पदार्थ आसानी से घुल जाता है। जब विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घुलता है, जल होता है वो विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं को घोल सकता है, मतलब अलग अलग तरीके के विलेय पदार्थ उसमें घोले जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिक्त स्थान और सत्य है जो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बारे में अगले चैप्टर की चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से पहले के वीडियो 4 चैप्टर जो हो चुके हैं, अगर आपने उनको वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए, और फिर उसके बाद ये 5th चैप्टर देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये सभी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं, या फिर कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाले क्रियाकलाप ही है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। या आज पदार्थों का पृथक्करण वाला क्रियाकलाप भी दैनिक जीवन का भी क्रियाकलाप है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मी। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।